हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग लुसेंट सामान्य ज्ञान वीडियो सीरीज में पढ़ने वाले हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, जिसमें पिछली वीडियो में हम लोग अ, पढ़े थे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह से बंगाल का जो गवर्नर था वह बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल किस तरह से गवर्नर जनरल का पद किस तरह से मिला यहाँ पर। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर समझने वाले हैं। ये हमारे लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए वीडियो पाने के लिए आप चाहें तो प्लेलिस्ट को भी सेव कर सकते हैं, ताकि नए वीडियो जैसे ही प्लेलिस्ट में अपडेट हो तो आपको पता चल जाए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हमें कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल को देखना है। देखिए, यहाँ पर एक एक्ट पारित किया गया। कंपनी, चूंकि यहाँ पर कंपनी जो है वह विस्तार कर रही थी और वह अब धीरे धीरे शासन के क्षेत्रों में कदम रख रही थी, तो इसीलिए यहाँ पर कंपनी के ऊपर जो है थोड़ा सा नियंत्रण करने के लिए जो लंदन है, लंदन की संसद यहाँ पर क्या करती है, यानी कि ब्रिटिश संसद क्या करती है, इसके ऊपर एक लगाम लगाती है। और उसी के लिए यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 लाया जाता है। इसके अनुसार होता यह है कि बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी कि जो पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, अब वही गवर्नर जो है वह पूरे अंग्रेजी क्षेत्र, यानी कि जितना क्षेत्र पर अंग्रेजों का शासन था उस क्षेत्र का वे गवर्नर जनरल कहा लाने लगा। ठीक है, तो उसके नाम में गवर्नर जनरल जुट गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। इसके कार्यकाल को कितने साल के लिए? 5 साल के लिए निर्धारित कर दिया गया कि आप इस पद पर 5 सालों के लिए बने रह सकते हैं। ठीक है, और ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया, तो यानी कि 2 जगह के गवर्नर जो हो गए वह अब जो बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। ठीक है, और इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बनता है, जो कि 1774 से 1785 ईस्वी के बीच रहता है, यानी कि 74 से लेकर 85 के बीच यहाँ पर कंपनी का गवर्नर जनरल जो रहता है वह वारेन हेस्टिंग्स रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में और भी विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कि क्या है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, देखिए यहाँ पर जो पहला है कि अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित। इस अधिनियम ने कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी, लेकिन कंपनी की गतिविधियों और कामकाज को विनियमित करने की मांग की। तो यहाँ पर जो ये अधिनियम है, यानी कि जो संसद थी उसने कहा कि ठीक है, आप भारत में अपना काम करो, आप वहाँ पर अपनी संपत्ति बनाओ, लेकिन आपके जो कामकाज है, जो गतिविधियां हैं, जो कागजी काम है, जो कागजात हैं, उसको हम देखेंगे, उसकी जांच पड़ताल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रावधान ये किया गया था 1773 के अधिनियम में। दूसरी बात यहाँ पर कहा गया कि भारतीय मामलों पर नियंत्रण। इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया था। तो अब यहाँ पर जो भी भारतीय मामले होंगे, ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी मामले आएंगे उस पर सिर्फ कंपनी नहीं, सिर्फ ब्रिटिश कंपनी नहीं, बल्कि ब्रिटिश कैबिनेट दोनों यहाँ पर उस मामले पर ध्यान देंगे। ठीक है, पहले होता ये था कि ब्रिटिश कंपनी सिर्फ अब इन मामलों पर ध्यान देती थी, भारतीय मामलों पर, और कैबिनेट को इससे कोई लेना देना नहीं था। कैबिनेट सिर्फ ब्रिटिश के लिए काम करता था। लेकिन अब यहाँ पर जो 1773 का एक्ट पारित किया जाता है, तो इसके तहत ये प्रावधान किया जाता है कि जो ब्रिटिश कैबिनेट है वह भारतीय मामलों पर भी नियंत्रण रखेगी। ठीक है, अगला नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया कि गवर्नर जनरल का परिचय। देखिए, अब यहाँ पर गवर्नर जनरल का परिचय किया जाता है। इसने बंगाल के गवर्नर के पद को बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया, यानी कि जो पहले बंगाल का गवर्नर था अब उसके पद को बदला गया और बंगाल के गवर्नर जनरल का पद कर दिया गया। ठीक है, बंगाल में प्रशासन गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली एक परिषद द्वारा चलाया जाना था। तो यहाँ पर अब जो, चूंकि यहाँ पर शासन चलाना था तो शासन कंपनी चलाएगी, तो यहाँ पर कंपनी अब शासन नहीं चलाएगी। इसका शासन कौन चलाएगा? वह ब्रिटिश कैबिनेट चलाएगा, क्योंकि वो
अपने यानी कि ब्रिटिश में जब वो अपने कैबिनेट के माध्यम से शासन संचालित कर रहे हैं, तो उसी कैबिनेट के थ्रू यहाँ पर जो है ब्रिटिश इंडिया में भी यहाँ पर शासन प्रशासन का काम शुरू कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये जो बंगाल के प्रशासन है वह गवर्नर जनरल के पद पर जो मतलब गवर्नर जनरल के द्वारा चलाया जाएगा, और इसमें 4 सदस्य वाली एक परिषद के द्वारा। ठीक है, चलिए, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है, तो वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल के पद पर बनता है। ठीक है, इसी के तहत 1773 के तहत। ठीक है, बम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल को अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करते थे। तो यानी कि अब जो बम्बे और मद्रास ये जो 2 जगह के गवर्नर थे वो क्या की हो गए, वो अब बंगाल के अधीन काम करने लगे, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करने लगे। यहाँ पर एक और चीज किया गया था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो बंगाल यानी कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशरी की स्थापना की गई और की जानी थी, और जिसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार शामिल थे, जहां सभी मामलों का निवारण की मांग की जा सकती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया जाता है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। वर्ष 1781 में अधिनियम में संशोधन किया जाता है। इसी अधिनियम में 1781 में संशोधन किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, और गवर्नर जनरल परिषद तथा सरकार के कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय यदि कोई कृत्य करते हैं तो उसका अधिकार क्षेत्र से छूट प्रदान की गई थी। ये कुछ प्रावधान थे जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में थे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था वह कंपनी पर यानी कि ब्रिटिश कंपनी पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर क्या करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर इसको लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। अब देखिए यहाँ पर हम वारेन हेस्टिंग्स के जीवन काल को समझने का प्रयास करते हैं। वारेन हेस्टिंग्स जो है 1750 ईस्वी में कंपनी में एक क्लर्क के रूप में आता है। वह क्या बनकर आता है, क्लर्क बनकर आता है, और वह फिर आगे बढ़ते बढ़ते वह क्या बन जाता है, गवर्नर जनरल के पद तक चला जाता है। अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष बना, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। तो आप देख सकते हैं कि यह कितना कुशल था वारेन हेस्टिंग्स। ये क्लर्क के रूप में काम शुरू करता है और गवर्नर जनरल के पद पर जाकर बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये हमारे लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज है, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ से वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। ठीक है, तो इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। ये पहला काम इसका ये किया इसने। अब देखिए यहाँ से इसके कार्य क्षेत्र में यानी कि इसके कार्यकाल में जो भी महत्वपूर्ण काम हुए हैं वो सभी का यहाँ पर विवरण दिया गया है। तो आप इसके जो भी कार्य हैं उसको ध्यान से यहाँ पर याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो इसने सबसे पहले क्या किया कि जो राष्ट्रीय कोषागार था मुर्शिदाबाद, उसको वहां से हटाकर कहाँ ला दिया, कोलकाता लाया। ठीक है, 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। तो 1772 में इसने फौजदारी और दीवानी अदालतों की जो स्थापना है प्रत्येक जिले में कर दिया। ठीक है, फौजदारी अदालतें जो थी वह सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। निजाम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। तो जो इसके द्वारा अदालत बनाई गई थी उसमें निजाम के द्वारा नियुक्त किया जाता था दरोगा को, और वही दरोगा इस अदालत की क्या करता था, अध्यक्षता करता था। ठीक है, दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था, और जो यहाँ पर फौजदारी में हो गया। ठीक है, और जो दीवानी अदालत थी, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने बात किया कि 1772 में इसने 2 प्रकार के अदालतों की स्थापना की। एक तो फौजदारी अदालत और दूसरा दीवानी अदालत। ठीक है, तो जो फौजदारी अदालत थी, ठीक है, फौजदारी अदालत में जो था वह निजाम द्वारा, ठीक है, दरोगा की नियुक्ति होती थी, और वही दरोगा क्या था, वह दरोगा जो था वह अध्यक्ष होता था फौजदारी अदालत में। ठीक है, अब बात हम करते हैं दीवानी अदालत की। तो दीवानी अदालत में जो कलेक्टर होता था वह मुख्य न्यायाधीश का कार्य करता था।
ठीक है। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। ठीक है, तो जो फौजदारी अदालत, देखिए फौजदारी अदालत में अध्यक्ष कौन होता था, तो दरोगा होता था। वह किसके द्वारा चुना जाता था, निजाम के द्वारा चुना जाता था। और फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन ही होता था और जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। वहीं अगर हम दीवानी अदालत की बात करें तो दीवानी अदालत में जो मुख्य न्यायाधीश होता था वह कलेक्टर होता था। और यहाँ पर ठीक है, याद रखिएगा कि दीवानी में क्या होता था, मुख्य न्यायाधीश कलेक्टर होता था। ठीक है, जिसकी सहायता के लिए यहाँ पर फौजदारी में एक मुफ्ती को रखा जाता था, एक काजी को, लेकिन कलेक्टर वाले जो न्यायालय था यानी कि दीवानी में कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था, वह खुद ही इस कार्य का देखभाल करता था, यानी कि दीवानी अदालत का। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर हम सिंपल करने का प्रयास करते हैं। देखिए दो तरह के इसने क्या किया कि दो तरह का इसने अदालत बनाए। ठीक है, एक फौजदारी को एफ से लिखते हैं, दीवानी को डी से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फौजदारी में हम बात करते हैं। ठीक है, फौजदारी वाले में बात करते हैं। फौजदारी वाले का जो अध्यक्ष होता था, तो अध्यक्ष कौन होता था, दरोगा होता था। और दरोगा की जो नियुक्ति थी वह निजाम के द्वारा किया जाता था। ठीक है, साथ ही इस अध्यक्ष यानी कि दरोगा की सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। ठीक है, जो कि इसके अधीन कार्य करते थे। ठीक है, और ये जो था ये क्या होते थे, ये भारतीय होते थे। एक भारतीय फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होता था। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं दीवानी अदालत की। तो दीवानी अदालत का जो मुख्य न्यायाधीश होता था वह क्या होता था, कलेक्टर होता था। ठीक है, और ये जो कलेक्टर होता था यही अपने मतलब उस अदालत के सारे कार्यभार को ये देखता था, कलेक्टर अपना। ठीक है, तो ये आपको चीज समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। तो कलकत्ता में क्या किया गया कि एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना कर दी गई। ठीक है, इसके कार्यकाल में, ठीक है, याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। ये महत्वपूर्ण है कि ये सारी चीजें किसके कार्यकाल में हो रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसकी सलाह की बात होती थी, कुछ भी फैसले या न्याय की बात होती थी, तो यहाँ पर 2 सदस्य का राय लिया जाता था और कानूनगो का सलाह किया जाता था। ठीक है, सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। वहीं सदर फौजदारी में, ये हम लोग दीवानी की बात की है, अब हम लोग बात कर रहे हैं सदर फौजदारी की। सदर फौजदारी अदालत में क्या होता था कि नाइब निजाम जो था वह मुख्य काजी और मुफ्ती एवं 3 मौलवियों से सलाह करता था और उसके बाद न्याय करता था। ठीक है, जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालत में भेजे जाते थे। तो जो हम लोगों ने पिछले यहाँ पर पढ़ा कि जो जिलों में एक तो अदालतों का निर्माण किया गया, सदर यहाँ पर अदालतों का निर्माण किया गया, फौजदारी और दीवानी, और इनके जो मामले होते थे जो नहीं निपट पाते थे वह फिर उसके बाद जाते थे सदर दीवानी अदालत या फिर सदर फौजदारी अदालत में। जैसा केस होता था उस तरह से ये ट्रांसफर हो जाती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। तो जो दीवानी कानून जो मुकदमे थे उसमें जब भी जातीय कानून, यहाँ पर जो भी फैसले होते थे वो जातीय कानून के आधार पर होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो जातीय कानून थी वह किस तरह से लागू होता था, तो हिंदू अगर हो तो उस पर हिंदू का कानून लागू होगा, मुस्लिम अगर हो तो उस पर मुसलमान के कानून लागू होंगे। ठीक है, जबकि फौजदारी में ऐसा नहीं था। फौजदारी मुकदमे में जो मुस्लिम कानून था वो लागू किया जाता था। ठीक है, सिर्फ ये दीवानी के लिए था। दीवानी मुकदमों में जो होता था जातीय कानून लागू होती थी। अगर हिंदू का केस है तो उस पर हिंदू संबंधित कानून लगेंगे, मुसलमान का केस है तो
उस पर मुसलमान संबंधित कानून लगेंगे, लेकिन जो फौजदारी मुकदमे थे उस पर सिर्फ मुस्लिम कानून लागू हुआ करते थे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद राजा खां एवं राजा सीताबराय को पद से हटा दिया। अब देखिए 1772 में एक और घटना होती है। यहाँ पर 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो वहाँ पर जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने द्वैध प्रणाली को कहा कि समाप्त कीजिए आप। द्वैध प्रणाली क्या था कि जितने भी महत्वपूर्ण काम थे जैसे कि धन वसूल करना, विदेशी मामलों को देखरेख करना, सैनिकों से संबंधित जो भी मामले थे उन सारी चीज को कंपनी देखता था और शासन चलाने का काम जो था वह नवाब के द्वारा किया जाता था। तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि इस प्रणाली को आप बंद करो, आप क्या करो कि आप सीधा के सीधा अब इस चीज को संभालो। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा के सीधा अब कंपनी को करना पड़ा कि आप अपना उत्तरदायित्व संभालो कंपनी का। तो इस तरह से यहाँ पर द्वैध प्रणाली को क्या किया गया, समाप्त किया गया। कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा जैसे प्रांतों का जो शासन व्यवस्था है उसको संभालने का यहाँ पर आदेश दिया जाता है। तो इसी क्रम में वारेन हेस्टिंग्स ने दो उपदीवानों का जो पद था मोहम्मद राजा खां और जिस पर सितबराय को बैठाया गया था उनको पद से हटा दिया गया, यानी कि उपदीवानों का पद यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। तो हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए क्या किया कि मीर जाफर की जो विधवा मुन्नी बेगम थी उसका संरक्षक नियुक्त किया गया और 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद राजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, हम लोग मीर जाफर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। देखिए मीर जाफर के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में बात किए हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा मीर जाफर के बारे में उन चीज़ों को याद करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है मीर जाफर को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा सा समझते हैं मीर जाफर के बारे में। देखिए 1757 की लड़ाई आप सभी को याद होगा, जब पालसी की लड़ाई हो रही थी वहां पर सेना को यहाँ पर धोखा दिया जाता है मीर जाफर के द्वारा और अंग्रेजों की मदद की जाती है। ठीक है, और इसी घटना के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रसिद्ध हुआ मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर को सिराजुद्दौला का सेनापति और समीपस्थ सलाहकार बनाया गया था, परंतु उसने रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर पॉलिसी की संधि पर हस्ताक्षर किया। यही रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर क्या करता है कि धोखा दे देता है सिराजुद्दौला को। ठीक है, तो आगे चलकर फिर यहाँ पर मीर जाफर को पलासी के जो युद्ध होता है उसके बाद, लड़ाई के बाद इसको नवाब का पद प्राप्त हो जाता है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, मीर जाफर को 1760 में हटाकर मीर कासिम को बनाया जाता है नवाब, परंतु मीर कासिम ने भी कंपनी के साथ टकराव करता है। इसके परिणाम स्वरूप फिर 1763 में मीर जाफर को पुनः नवाब के पद पर बनाया जाता है। तो एक बार 1760 में नवाब के पद पर बैठता है और दूसरी बार 1763 में। ठीक है, तो यहाँ पर मीर जाफर दो बार नवाब बनता है और दोनों बार ये कंपनी के थ्रू बनता है। और तो यही थी मीर जाफर के बारे में। इसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में विस्तार से चर्चा की है, अगर अभी तक आप उन सारे वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। देखिए अब यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स अपने शासन को विस्तार देने के लिए, बेहतर करने के लिए और साथ ही साथ जो ब्रिटिश में माल बन रहे थे उसके बेचने के लिए यहाँ पर उसको बाजार बनाना था, अपने लिए एक मार्केट तैयार करना था। इसलिए यहाँ पर क्या करता है कि अब भारतीयों को शिक्षित करता है अपने, यानी कि अंग्रेजी माध्यम से, यानी कि जो ब्रिटिश की जो शिक्षा नीति थी वहाँ पर
उसके जो विचार थे यहाँ पर भारत पर थोपने का प्रयास किया जाता है, जिसके तहत यहाँ पर सबसे पहले 1781 ईस्वी में यहाँ पर मुस्लिम शिक्षा को विकसित करने के लिए प्रथम मदरसा को स्थापित किया जाता है अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर हमें याद रखना है कि इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। तो 1782 में यहाँ पर संस्कृत विद्यालय की स्थापना बनारस में होता है और 1781 ईस्वी में प्रथम मदरसा की स्थापना होता है कलकत्ता में। ठीक है, गीता के अंग्रेजी, ठीक है, गीता के अंग्रेजी अनुवाद जो था वह विलियम विल्किंस चार्ल्स को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। तो यहाँ पर जो गीता का जो भगवत गीता है उसका जो संस्कृत में है, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद जो था वह विलियम विल्किंस ने किया था और इस विलियम विल्किंस को क्या किया जाता है, हेस्टिंग्स के द्वारा आश्रय प्रदान किया जाता है, उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर हेस्टिंग्स ऐसा क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर जो गीता है वह हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और हिंदुओं के बारे में समझने के लिए, ठीक है, हिंदुओं के बारे में समझने के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है, भगवत गीता को समझना, ताकि यहाँ पर जो है जाति को समझ सके और साथ ही साथ यहाँ पर जो हिंदुओं की जो रीति है उसको समझकर अपने अनुसार यहाँ पर फायदा उठाया जा सके। इसीलिए यहाँ पर हेस्टिंग्स क्या करता है कि इस तरह के कार्य करता है। इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं। ठीक है, विलियम जोन्स ने 1784 में, याद रखिएगा, कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। और यहाँ पर आपको इसके कार्य याद रखने हैं। तो इसने एक काम करता है कि ये जो मुगल सम्राट को जो 26 लाख रुपए का वार्षिक यहाँ पर जो पेंशन दिया जाता था उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया इसके द्वारा। इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा किया जाता है। तो 1780 में भारत में पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन होता है, जो कि जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा किया जाता है। अब इसी के समय में एक बार और इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके बारे में हम लोगों ने बात भी किया था कि वहां पर एक अदालत के निर्माण की बात कही जाती है, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। तो यहाँ पर जो स्थापना किया जाता है 1774 ईस्वी में कलकत्ता में अदालत, यहाँ पर जो अदालत निर्मित किया जाता है उसका जो अधिकार क्षेत्र था उसको तय किया जाता है कि ये इसका जो अधिकार क्षेत्र होगा वह केवल कलकत्ता तक के लिए ही होगा। अगर इससे बाहर का कोई मामला है तो वह तभी सुना जाएगा जब दोनों पक्ष सहमत हो। दोनों कोई, यानी कि जब भी मुकदमे होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, दो पक्ष होते हैं, तो एक पक्ष एक विपक्ष। जब दोनों पक्ष सहमत होंगे कि नहीं हम लोग कलकत्ता वाले ही अदालत में यहाँ पर अपना सुनवाई करेंगे, अपना मुकदमा लड़ेंगे, तब भी जाकर ये काम करेगा कि उनका भी सुनेगा। ठीक है, इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। पीछे के जितने भी हम लोगों ने न्यायालयों के बारे में पढ़ा, अदालतों के बारे में पढ़ा, तो वहाँ पर क्या थे, भारतीय कानून लागू होते थे। हिंदुओं के लिए हिंदू कानून, मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून। लेकिन यहाँ पर जो कलकत्ता में जो निर्मित किया जाता है 1774 में, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया जाता है, यहाँ पर अंग्रेजी कानून लागू होता था। और इसका मुख्य न्यायाधीश जो था वह एलिजा इम्पे था, याद रखिएगा, एलिजा इम्पे, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। तो यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि हेस्टिंग्स जो है बंगाली ब्राह्मण जो कि नंद कुमार थे उस पर क्या किया, झूठा आरोप लगाता है और उसको फांसी की सजा दिला देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध।
देखिए प्रथम मराठा जो युद्ध होता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी के बीच होता है, एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वह 1780 से लेकर 1784 के बीच होता है। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए थे। ये दोनों जो युद्ध थे आंग्ल प्रथम यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये दोनों युद्ध जो थे वारेन हेस्टिंग्स के काल में लड़ा गया था। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलाबाई की संधि के द्वारा 1782 ईस्वी में एवं द्वितीय मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के द्वारा 1784 ईस्वी में समाप्त किया गया, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1775 से लेकर 1782 तक होता है, जो कि सालाबाई की संधि के द्वारा, सलबाई की संधि के द्वारा इसको समाप्त किया जाता है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 के बीच होता है, जो कि मंगलोर की संधि के द्वारा 1784 ईस्वी में समाप्त किया जाता है। और ये दोनों युद्ध जो है वह वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही होता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के समय की पारित हुई, ठीक है। ये जो 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट है ये 1784 में वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही पारित होता है। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की जाती है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही किया जाता है। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी रायन की नियुक्ति की और इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजबल्लभ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा एक पद बनाया गया रायन, और इस पद पर नियुक्त होने वाला पहला जो भारतीय था वह दुर्लभ राय का पुत्र था, जिसका नाम राजबल्लभ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 ईस्वी में लागू किया जाता है, और इसके विरुद्ध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचता है तो बर्फ द्वारा उसके ऊपर बर्क तो पहुंचता है, तो बर्क द्वारा क्या होता है उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में उस आरोप से मुक्त कर दिया गया। देखिए महाभियोग का मतलब होता है कि किसी भी बड़े अधिकारी पर उसके कार्यकाल में होने वाले जो भी काम हैं उसमें घोटाले का या फिर इस तरह के कुछ भी गलत काम होने का आरोप जब लगाया जाता है तो उसी को महाभियोग कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आरोप लगता है इस पर, कब 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में जब ये इस्तीफा देकर अपने देश वापस लंदन पहुँचता है, इंग्लैंड पहुँचता है, तो इंग्लैंड में यहाँ पर क्या होता है कि इसके ऊपर क्या हो जाता है, आरोप लगता है महाभियोग का, ठीक है। और लेकिन ये क्या होता है कि 1795 ईस्वी में इस आरोप से मुक्त हो जाता है, इसको मुक्त कर दिया जाता है, कहा जाता है कि नहीं आप ऐसा कुछ नहीं किए हो। लेकिन फिर आगे क्या होता है उसके बारे में सुनिए। 1786 ईस्वी में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगन परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगों के कागजों की देखभाल करना था, और इस पद का प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई, ठीक है। तो 1786 ईस्वी में इसके बाद फिर क्या हो जाता है, पुनः परिषद का गठन किया जाता है, ठीक है। इस तरह से फिर से काम शुरू हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, रिंग फेंस पॉलिसी जो था वह वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। इस चीज को याद रखिएगा, एकदम स्टार बना लीजिए कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, रिंग फेंस की जो पॉलिसी है वह जो है वारेन हेस्टिंग्स के से संबंधित है। आगे देखते हैं सर जॉन मैकफर्सन, ठीक है। सर जॉन मैकफर्सन ये जो थे ये 1785 से 1786 एक साल के लिए बनते हैं। इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वारेन हेस्टिंग्स के बाद बनता है, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स के बाद कौन बनता है, तो सर जॉन मैकफर्सन। इस चीज को भी
याद रखिएगा 1785 से लेकर 1786 तक। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हम लोग जानेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि इसके कार्यकाल में क्या क्या हुए थे। देखिए, अगर हम सारे गवर्नर जनरल के कार्यकाल को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस तरह से यहाँ पर जो कंपनी का शासन था, जो ब्रिटिश शासन थी, वह किस तरह से अपने आप को चेंज करती गई धीरे धीरे और किस तरह से ये विस्तार करती गई। ये चीज़ें समझ में आएगी हमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में समझेंगे। ये हमारा लुसेंट समान ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। आप चाहें तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में लॉर्ड कॉर्नवालिस के टॉपिक के साथ।